हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लासिक्स हिस्ट्री चैप्टर 2। आज इससे पहले हमने इतिहास क्लासिक्स का अध्याय 1 पढ़ लिए हैं हम लोग, और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक्स का इतिहास अध्याय 2 पढ़ेंगे। अगर इससे पहले आप लोग अध्याय 1 नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं अध्याय 2। फ्रेंड्स, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए ताकि मोटिवेशन मिले आगे भी पढ़ाने का। अध्याय का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी एनसीईआरटी का किताब है वो किसी न किसी कहानी से स्टार्ट होता है, और कहानी है तुषार की रेल यात्रा। यहीं से कहानी शुरू हो रहा है। आइए देखते हैं हम तुषार की रेल यात्रा। ठीक है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। मग्न होकर के देख रहा था जहां से सारे पेड़ पौधे, खेत खलिहान तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू कर दी थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, चाचा ने जवाब दिया। अब आगे हम देखते हैं प्रारंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? क्या जरूरत थी? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक कहते हैं या खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन की विधि, भोजन इकट्ठा करने की जो उनकी विधि थी, उसी आधार पे इनका नाम जो है खाद्य संग्राहक या फिर आखेटक रखा गया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ये भी कारण हो सकता है। ठीक है। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे की जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है। ऐसा चाचा ने तुषार को समझाया। प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ
औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। आगे देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कैसे नुकीले नुकीले ये औजार बने हैं। आगे का सिरा नुकीला है। ये मांस छीलने के लिए, पेड़ों के छाल निकालने के लिए इस तरह की नुकीले पत्थर से औजार बनाए जाते थे। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। जानवर का खाल लिए और जो भी जानवर का खाल है उसको उतार लिए और उसको सिलने के लिए भी इस तरह के नुकीले औजारों का इस्तेमाल होता था। राइट। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। पहले लोग नदी झीलों के किनारे ही रहा करते थे। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ खाद्य संग्राहक के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जैसे भीमबेटका, हुक्सी, होसगी है, कुरनूल की गुफाएं हैं। इस तरह के पूरा पसाड़िक पूरा स्थल हैं ये सब। ठीक है। आगे हम देखते हैं भीमबेटका, जो आधुनिक मध्य भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए लिखा है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि उस समय पत्थरों की महत्ता थी किस लिए? औजार बनाने के लिए। ठीक है। ये देखिए एक शैली चित्र बनाया गया है। एक शैल चित्र ये बनाया गया है। शैल यानी पत्थर का चित्र बनाया गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है पत्थरों पे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? शैल चित्र कहते हैं, जो पत्थरों पे उकेरे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आगे हम देखते हैं, आइए। पुरा स्थल। अब पुरा स्थल किसे कहते हैं तो समझिए इसको। उस स्थान को पुरा स्थल कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आप समझ गए पुरास्थल किसे कहते हैं? जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है उसे हम पुरास्थल कहते हैं। राइट। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आग की खोज। आपने देखा मानचित्र में कुरनूल की गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो राख की अवशेष कहाँ मिली है? बताइए। कुरनूल गुफा के पास। राख की अवशेष कहाँ मिली है? कुरनूल गुफा के पास। आइए नाम और तिथियों को हम समझने का प्रयास करते हैं। नाम और तिथियां क्या हैं? हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। प्रारंभिक काल, वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। प्रारंभिक काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। या पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक काल। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा 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 पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल कब से कब तक मानते हैं? तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान को माना जाता है क्या? पूरा पाषाण काल। ठीक है। और पूरा पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक काल। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रारंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी
इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ कहते हैं। ठीक है ना? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ कहते हैं, यानी मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार और आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? ठीक है, क्वेश्चन है कि नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बदलती जलवायु। जलवायु कैसे बदली इसको हम समझेंगे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। आज भी आप देखते हैं हर साल, प्रत्येक साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है, यानी ठंडी का टाइम पीरियड घटते जा रहा है और गर्मी का टाइम पीरियड बढ़ते जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। ठीक है ना? कब बन गया? 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले की बात हो रही है और आपने पढ़ा कि 12,000 साल पहले के समय को क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल। ठीक है ना? खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई इसको समझते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए? कृषक बन गए और वहां से ये लोग कृषक बन गए होंगे। ठीक है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन था? कुत्ता। ठीक है ना? कुत्ते का जंगली पूर्वज था, पालतू बनाया गया और वह पहला पालतू जानवर था कुत्ता। कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है ना? आगे देखते हैं बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। उनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही उनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें।
और आज भी आप देखते हैं अनाजों को हम सुरक्षित रखते हैं बीज के रूप में। ठीक है? उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अहिंसक यानी जो हिंसक ना हों, जो आक्रमण करने वाले ना हों। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है? बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं, वो उसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ, जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? पहला पालतू जानवर कुत्ता, उसके बाद भेड़-बकरी। पहला पालतू अनाज गेहूँ, जौ। ठीक है? चलिए, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधों के बीजों को बोकर देखो, तुम पाओगी कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ठीक है? किस लिए? भंडारण के लिए। भंडारण जो है, उसके लिए ये सब करना पड़ा। जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए, तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन क्या है? भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ करके जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अस्थायी जीवन की ओर। अभी हम सीखेंगे अस्थायी जीवन की ओर। मानव कैसे कैसे धीरे धीरे अस्थायी जीवन की ओर बढ़ता गया। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज़होम। कहाँ है? बुर्ज़होम है वर्तमान में कश्मीर में। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों और अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा गया है, नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग
अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है। नौपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या वे क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन व मृत्यु। यह ईरान के जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा। सबसे पहला फसल कौन सा है? मानव ने सबसे पहले फसल को कौन से उगाया? तो जौ को। कहाँ? मेहरगढ़। ठीक है ना। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली है। देखिए, मेहरगढ़ में कुछ क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिए और सुनिए। मेहरगढ़ में किसका साक्ष्य मिला है? तो भेड़, बकरी, गेहूं, जौ। ठीक है। हड्डी मिला है हिरण का, सुअर का, भेड़ का और बकरी का। ठीक है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। 4 या उससे अधिक कमरे जहाँ भंडारण के भी कुछ काम आते थे, ऐसे स्थान कहाँ मिले थे? बताइएगा, मेहरगढ़ में। ठीक है। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है। तो पहले भी ऐसा था कि मरने के बाद चीज़ों को दफनाया जाए साथ में। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस की एक गुफा यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नए एक नौपाषाणिक पुरास्थल। एक नौपाषाणिक पुरास्थल। नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चलात हयूक तुर्की में है। ठीक है ना। नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक है चताल युग तुर्की। चताल युग जो है वो कहाँ है? तुर्की में है। फिर से समझिए, नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध जो पुरास्थल है उसमें एक चताल युग है जो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, यानी नौपाषाणिक युग तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। समझ आ रहा है? अब कह रहा है कि कल्पना करो, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें से रंग भरोगे, क्या करोगे? तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? इस तरह की कल्पना करिए। ये पाठ यहीं तक था। एक क्वेश्चन आंसर है, कर लीजिएगा ध्यान से पढ़ के।
इन वाक्यों को पूरा करें। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे, क्यों रहते थे? अब आपको बताना है। घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ? कितने साल पहले हुआ? इस तरह के क्वेश्चन हैं, इनको कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण कुछ तिथियां हैं, उसको एक बार देख लीजिए आप यहाँ पे। आप देखेंगे कि मध्य पाषाण युग 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक, बसने की प्रक्रिया यानी रहने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले, नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ। ठीक है ना? इतनी बातें आपको समझ आ गई। यही आज का क्लास था, यही आज का चैप्टर था। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।